नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज से हम अपना एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है ये है हड़प्पा सभ्यता। तो हमारे ये जो वीडियो बन रहे हैं ये केवल रिवीजन के दृष्टिकोण से बन रहे हैं। हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक चलता है, और उसके बाद जो भी हमें 3 घंटे में या 3.5 घंटे में 4 घंटे में हमारा जो ये टॉपिक एक पूरा होता है उसे हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हड़प्पा सभ्यता इसे आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। तो अगर प्रश्न आएगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक युग। हड़प्पा सभ्यता की लिपि तो मिली है, लिखा हुआ साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं है। यानी जो उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो स्पष्ट जानकारी लिपि के आधार पर नहीं मिलती है। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा कि हड़प्पा जो हमारी ये सभ्यता है इसके विषय में जानकारी कैसे मिलती है। तो ये सभी जो हमारी पुरातात्विक साक्ष्य हैं इसे खुदाई के माध्यम से खोजे गए हैं, और उनके आधार पर इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के विषय में लिखा है। और दूसरा, जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी धातु से परिचित नहीं थे। इसका आंसर होगा लोहा। लोहे की खोज बाद में हुई है, और यहाँ पर बरेली के पास में एक जगह है एटा, अलीगढ़ और बरेली के मध्य में पास में है एटा। वहाँ पर अतरंजी खेड़ा में सबसे पहले लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखना, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। तो कांसे का यहाँ पर प्रचलन काफी ज्यादा था, और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो तांबा और टिन मिलाकर कांसे का प्रयोग किया करते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट कि ये आद्य ऐतिहासिक युग में है, लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन उसको स्पष्ट रूप से अभी पढ़ा नहीं गया है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के नाम कौन कौन से मिलते हैं। इसके अन्य नाम है सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इसके जो पहला स्थल है वो हड़प्पा मिला था और दूसरा स्थल मिला था मोहनजोदड़ो। तो ये हमने पूरा हड़प्पा सभ्यता और भारत का नक्शा बनाया है, और भारत में या उस समय जो वर्तमान में ये क्षेत्र पाकिस्तान में है वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं वो हमने इसमें मार्क किए हैं। तो प्रारंभ में इसके दो ही स्थल खोजे गए थे। सन 1921 में हड़प्पा का उत्खनन हुआ और 1922 में मोहनजोदड़ो का। तो ये जो हड़प्पा है ये पश्चिमी पंजाब में है, जो पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है। तो इसीलिए उस समय इसको सिंधु नदी के किनारे ये स्थल प्राप्त हुए थे, इसलिए इनको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता इसे किसने नाम दिया। तो सिंधु सभ्यता नाम दिया है जॉन मार्शल ने। तो बाद में जब इसके लगभग 1500-1600 या उससे भी अधिक स्थल अभी तक खोजे जा चुके हैं, और अभी भी ये जो खोज है पूरी नहीं हुई है। तो इतिहासकारों ने इस सभ्यता को, क्योंकि पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था, तो सबसे प्रमाणित नाम रखा हड़प्पा। और इस सभ्यता के जो स्थल हैं वो सिंधु नदी के अलावा अन्य स्थानों पर भी मिले हैं, जैसे दैमाबाद महाराष्ट्र में, या गुजरात में ये क्षेत्र है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर 3-4 प्रश्न स्पष्ट हैं कि पहला कांस्य युगीन सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक युग में आती है। अन्य नाम है इसके सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता नाम दिया गया है जॉन मार्शल के द्वारा। सबसे प्रमाणित नाम कौन सा है इसका? हड़प्पा सभ्यता सबसे प्रमाणित नाम है। जिस समय भारत में ये सभ्यता चल रही थी, इसी की समकालीन कुछ अन्य सभ्यताएं भी थी, जैसे इराक में दजला फरात की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और नील नदी घाटी की सभ्यता मिस्र में। तो मिस्र में जो नील नदी का योगदान है इस सभ्यता में, वही योगदान यहाँ पर सिंधु नदी का है। ये 5 नदियां हमने बनाई हैं, सिंधु, झेलम, मांडम, रावी और सतलज। साथ ही यहाँ पर घग्गर या प्राचीन सरस्वती नदी भी यहाँ पर थी, जिसके किनारे यह सभ्यता फैली हुई। अन्य स्थल इसमें गुजरात में है और दैमाबाद में। इसके विषय में हम महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अगर पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिण में है दैमाबाद।
ठीक है, तो ये जो स्थान है दैमाबाद, ये वर्तमान में महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में अहमदनगर में। तो स्टूडेंट्स को मैंने इससे पहले भी सजेस्ट किया था कि जो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आता है उसमें हिस्ट्री के भी ये मैप बने हुए हैं और उसके आधार पर भी स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का भारत में जो सबसे दक्षिणी स्थल मिला है वो दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सबसे पूर्वी स्थल पूछा जाएगा तो वो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे है। सबसे उत्तरी स्थल अगर पूछा जाएगा तो वो चिनाब नदी के किनारे है भारत में और उसका नाम है मांडा। भारत के बाहर भी इसका एक स्थल मिला है जो अगर उत्तरी स्थल पूछा जाएगा सबसे नॉर्थ में, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो सबसे नॉर्थ में वहाँ अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान में स्थान का नाम है मुंडीगाग। इसके अलावा अगर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल पूछा जाएगा, सबसे पश्चिमी स्थल है बलूचिस्तान में सुदकागेंडोर, ये दास्क नदी के किनारे है। तो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से स्थल हैं। तो दक्षिण में दैमाबाद है, पूर्व में आलमगीरपुर है, उत्तर में भारत में जम्मू कश्मीर में मांडा है और अफगानिस्तान में मुंडीगाग है। और अगर पश्चिम में पूछा जाएगा तो बलूचिस्तान में सुदकागेंडोर जो कि दास्क नदी के किनारे है। ये हड़प्पा सभ्यता की बाउंड्री है। हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड अगर हम कहें तो या इस क्षेत्र को हम कहें तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो त्रिभुजाकार है। लगभग 1500-1600 से ज़्यादा स्थल हड़प्पा सभ्यता के अभी तक भारत में या पाकिस्तान या अन्य स्थानों में खोजे जा चुके हैं। ये पूरी सभ्यता त्रिभुजाकार है और यहाँ से 4 प्रजातियाँ हमें मिली हैं। ये 4 प्रजातियाँ हैं प्लूटो ऑस्ट्रेलियाई, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है और जो आम धारणा है इतिहासकारों में या वैज्ञानिकों में कि इन चारों में सबसे ज़्यादा कौन थे, तो ये भूमध्य सागरीय थे। तो भूमध्य सागर जो अफ्रीका से और यूरोप के मध्य में है, तो वहाँ से ये लोग यहाँ पर आए थे। तो अगर प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड चारों आंसर होंगे तो हमें आंसर लगाना है भूमध्य सागरीय, जिस पर सबसे ज्यादा इतिहासकार एक मत हैं। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज्यादा स्थल कौन सी नदी के किनारे मिले हैं। इसका सही उत्तर है घग्गर। तो प्राचीन घग्गर द्वजदती या जो सरस्वती नदी है उस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है ये गैर आर्य सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो वैदिक या आर्य और उत्तर वैदिक काल हम उसमें पढ़ेंगे। तो दोनों सभ्यताएं अलग अलग थी। पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन है और उसके बाद वैदिक पीरियड है। तो इसका कारण इतिहासकार ये देते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये नगरीय या शहरी सभ्यता थी, जबकि जो आर्य या वैदिक सभ्यता है वह ग्रामीण सभ्यता थी। इसके अलावा यहाँ के जो ये लोग हैं लोहे से अपरिचित थे, अभी हम पढ़ चुके हैं। ये लोग कांसे को जानते थे, तो कांसा ये जो बना रहे हैं तांबा प्लस टिन को मिलाकर कांसा बना रहे हैं। ये जो तांबा है ये राजस्थान में खेतड़ी की खान से मंगाया करते थे और टिन अफगानिस्तान से मंगाते थे। इसके अलावा सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि कपास की खेती किसने की, तो सबसे पहले कपास की खेती करने का जो श्रेय है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। या सबसे पहले कपास की खेती भारत में हुई। तो कपास को यह सिंडन करके बुलाते थे। ठीक है, तो ये सिंधु नदी बाद में इसी से यहाँ का जो नाम है। ठीक, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कपास को ये का जो नाम है वो सिंडन है। हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे आराध्य है, इनका सबसे ज्यादा जो चित्र मिले हैं वो एक सींग वाली कुबड़ वाला बैल। तो सबसे ज्यादा जो मोहरें मिली हैं यहाँ लगभग 3000 मोहरें मिली हैं। तो उसमें एक सींग वाला कुबड़ वाला बैल मिला है। गाय की अस्थियां या साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन किसी भी मोहर पर गाय का चित्र नहीं मिला है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता अपनी विशिष्ट नगर नियोजन प्रणाली और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी। तो ये प्रश्न भी हाल ही में यूपीएससी में आया कि हम जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें भारत हड़प्पा सभ्यता से क्या सीख सकता है। तो ये दोनों ही चीजें स्वच्छ भारत अभियान के लिए कि विशिष्ट नगर नियोजन विशेषता और जल निकासी की जो व्यवस्था है, इस तरह की कुछ अन्य विशेषताएं हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता से ग्रहण कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी।
इसके अलावा इसका जो टाइम पीरियड है वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक लगभग 1000 साल तक माना जाता है। तो यह जो टाइम पीरियड है यह कार्बन डेटिंग के आधार पर है। कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं C12 और C14। तो C14 के जो हमारी कार्बन डेटिंग है उसके आधार पर इसका टाइम पीरियड है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसका टाइम पीरियड दिया है। तो सबसे प्रमाणिक हम या ऑथेंटिक हम कार्बन डेटिंग को मानते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी की आयु अगर निकालनी है, तो अगर जैसे जीवाश्म है, जीवाश्म की आयु तो हमने अभी पढ़ा कि कार्बन डेटिंग के आधार पर निकाली जाती है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वी की आयु किस आधार पर निकाली जाती है, तो वहां पर आप आंसर लगाएंगे यूरेनियम डेटिंग। ये दोनों ही प्रश्न उत्तराखंड में पूछे जा चुके हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट अभी हमने देखे हड़प्पा सभ्यता से। एक बार जल्दी से कि इसका टाइम पीरियड है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। कार्बन C14 के आधार पर मात्र सत्तात्मक सत्ता है। विशेषता है विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था। एक सींग वाला कुबड़ वाला बैल इनका आराध्य था। कपास की सबसे पहले खेती इन्होंने की। कपास को ये सिंजन कहते थे। लोहे से अपरिचित थे। कांसे का प्रयोग करते थे। गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह सभ्यता नगरीय है और आर्य सभ्यता ग्रामीण है। इसके अलावा सबसे ज्यादा नगर जो जगह हैं, स्थान है, वो घग्गर नदी के किनारे मिले हैं। घग्गर नदी अभी विलुप्त हो चुकी है। 4 प्रजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइट के यहाँ से साक्ष्य हैं, लेकिन सबसे जो आम धारणा है वो भूमध्य सागरीय पर है। इसके अलावा यह सभ्यता त्रिभुजाकार थी। 1500 से ज्यादा स्थल इसके खोजे जा चुके हैं। टोटल क्षेत्रफल है इसका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्तिक के चिन्ह का भी प्रयोग किया करते थे। तो इसके बाद अब हम आगे इसमें देखते हैं जो महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं और कौन सी जगह पर हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण स्थान है इसमें लोथल। ये लोथल जो स्थान है लोथल, ये वर्तमान में अहमदाबाद के पास में है और ये भोगवा नदी के किनारे है। रंगपुर ये भी अहमदाबाद के पास में ही है और ये मादर नदी के किनारे है। रोजरी की लोकेशन यहाँ पर है। धौलावीरा ये कच्छ के रण में है। सुतकोदड़ा ये भी कच्छ के रण के पास है। आलमगीरपुर हम देख चुके हैं, मेरठ में हिंडन नदी के पास है। वहीं पर पास में है हुलास सहारनपुर में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। बनावली हिसार हरियाणा में है। कालीगंगा ये गंगानगर राजस्थान में है। रोपड़ पंजाब में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। हड़प्पा ये पश्चिमी पंजाब में है, रावी नदी के बाएं तट पर। इसके अलावा रहमान डेरी है पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में 2 स्थल याद रखने हैं, मुंडी घाट और सुरतगोई। पाकिस्तान में सिंध में हमें याद रखना है मोहनजोदड़ो जो कि सिंध के लड़काना जिले में है। कोट दीजी ये भी सिंध में है। आमरी और चनहूदड़ो, ये चनहूदड़ो भी पाकिस्तान का ये जो क्षेत्र है ये सिंध क्षेत्र है, सिंधु नदी के कारण यहाँ पर है। तो प्राचीन समय में यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश वगैरह हुआ करती थी और जैसे मिस्र में जो नील नदी है जैसे वो वहाँ उपजाऊ इस पूरे क्षेत्र को बनाती थी, तो यहाँ पर भी सिंधु नदी में बार बार बाढ़ आया करती थी जिसके कारण वह जलोढ़ मिट्टी को लेकर आ रही है। तो ये जो संपूर्ण क्षेत्र है उस समय बहुत ज़्यादा उपजाऊ था और सिंधु नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आया करती थी। इसके अलावा बलूचिस्तान में सुतकावे डोर है जो कि दास्त नदी के किनारे है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में एक प्रश्न ये बनता है कि हड़प्पा सभ्यता को वैदिक सभ्यता से पहले क्यों रखा गया है। तो इसका उत्तर है मृदभांड। तो दोनों स्थानों से जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को जो है वो वैदिक सभ्यता से पहले रखा गया है और ये जो मृदभांड हैं ये लाल रंग के हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा के प्रमुख स्थलों की। तो जो ये हड़प्पा सभ्यता है सबसे प्रमुख स्थल है यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो ये हड़प्पा की लोकेशन यहाँ है रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है ये भी और सिंध लड़काना में है। तो सबसे पहले ये जो हड़प्पा का टीला है इसे 1826 में चार्ल्स मैसन ने देखा था। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भी जो एक ब्रिटिश इंजीनियर थे उन्होंने मोहर देखी थी हड़प्पा सभ्यता की।
लेकिन वह इस सभ्यता का महत्व समझ नहीं पाए और बाद में लॉर्ड कर्जन ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया था। तो ये जो ASI है इसके निर्देशन 1921 में जो निर्देशक थे सर जॉन मार्शल थे। तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में इस हड़प्पा का उत्खनन शुरू किया। तो 3 नाम हमें याद रखने हैं, चार्ल्स मैसन 1826, अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 और दयाराम साहनी जिनके द्वारा उत्खनन किया गया सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में। तो यहाँ जो ये हड़प्पा है ये 2 भागों में बटा हुआ है, दुर्ग टीला और नगर टीला। पश्चिम में दुर्ग टीला है, इसे माउंट एबी कहा गया है, और पूर्व में नगर टीला है। इस दुर्ग टीले में जो विशिष्ट वर्ग रहा करता था, नगर टीले में आम जनता रहा करती थी। तो ये जो संपूर्ण क्षेत्र है यह सिंधु नदी के किनारे है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आया करती थी। तो बाढ़ या वाही आक्रमण के समय नगर टीले के लोग भी दुर्ग टीले में चले जाते थे। इसके अलावा यहाँ से अन्नागार का साक्ष्य मिला है। ये जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर है। यहाँ से 6-6 की पंक्ति में 12 अन्नागार मिले हैं और इन अन्नागारों में जो सरप्लस अनाज हुआ करता था उनको रखा जाता था। समाधि मिली हैं, ये समाधि R37 और समाधि H है। इसके अलावा मजदूरों के मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। शंख का बना हुआ बैल प्राप्त हुआ है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे हड़प्पा से मिले हैं। एक मोहर में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। तो ये प्रमुख विशेष और लगभग 3000 से ज़्यादा मोहरें हड़प्पा सभ्यता की मिली हैं, जिसमें सर्वाधिक जो मोहरें हैं वो हड़प्पा स्थल से मिली हैं। तो ये प्रमुख फैक्ट हैं हड़प्पा के विषय में। दूसरा है मोहनजोदड़ो। तो स्टुअर्ट पिगट के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को जुड़वां राजधानी कहा गया है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला। तो ये जो स्थान है वर्तमान में सिंध जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, ये वहाँ पर है लरकाना ज़िले में। तो सिंध लरकाना सिंधु नदी के किनारे, और 1922 में इस स्थल का उत्खनन राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला है जो कि इस हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो की संभवतः सबसे बड़ी इमारत है। इसके अलावा यहाँ इस स्नानागार के पास में ही कुआं है, वस्त्र बदलने के कमरे बने हुए हैं। तो माना गया है कि धार्मिक अनुष्ठान वगैरह में इसका प्रयोग किया गया होगा। मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। सीढ़ियाँ उत्तर और दक्षिण दिशा में हैं। अगर सबसे मतलब महत्वपूर्ण इमारत जो है वो विशाल स्नानागार है। अगर सबसे बड़ी इमारत कहा जाएगा तो विशाल अन्नागार या ग्रेट गैनरी है, जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से एक कांसे की आकृति मूर्ति मिली है जो कि नृत्यरत नारी की मूर्ति है, यानी उसमें एक नारी है जो नृत्य की मुद्रा में है। यहाँ से एक मोहर या मुद्रा पर पशुपति की आकृति मिली है, जिन्हें भगवान शिव का आदि रूप माना गया है। इस मूर्ति में जो मुद्रा में जो आकृति है उसके 3 मुख हैं, 3 सिंह हैं, ध्यान मुद्रा या पद्मासन मुद्रा में है। इसमें 4 जानवर बने हुए हैं, जिसमें से 2 बाईं तरफ हैं गेंडा और भैंसा, और 2 दाईं तरफ है हाथी और व्याघ्र। तो पूछा जाता है कि कौन कौन सी आकृतियाँ या कौन कौन से पशु हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे महत्वपूर्ण था, हमने यहाँ भी देखा 1 सींग वाला कुबड़ वाला बैल, लेकिन किसी भी मुद्रा में गाय की आकृति नहीं बनी है। और इसके अलावा शेर का भी साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन गाय की या घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं, टेराकोटा मिला है। ठीक है, भेड़ का साक्ष्य भी सिंधु इस हड़प्पा सभ्यता से मिला है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, घरों में कुओं के अवशेष हैं। अगला महत्वपूर्ण स्थल है इसमें चनहूदड़ो। तो ये चनहूदड़ो भी यहीं पर सिंध क्षेत्र में है, सिंधु नदी के किनारे। तो चनहूदड़ो की जो खोज है वो अर्नेस्ट मैके ने की थी। झोकर झाकर संस्कृति का यहाँ से प्रमाण मिलता है। वक्राकार ईंटें मिली हैं, मनके बनाने के कारखाने और लिपस्टिक के साक्ष्य चनहूदड़ो से मिले हैं। इसके अलावा एक फर्श पर पदचिन्ह मिले हैं। ये पदचिन्ह हैं कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए। इसके अलावा जैसे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में दुर्ग या नगर टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इस चनहूदड़ो में दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। अगला महत्वपूर्ण है कुणाल।
तो कुणाल से चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है, यह सरस्वती नदी के किनारे है। दैमाबाद, यहाँ पर कुत्ते और 2 बैल हैं जो कि रथ को खींच रहे हैं और उस पर हाथी खड़ा दिखाया गया है। तो दैमाबाद की लोकेशन हमने देखी थी, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो ये प्रमुख स्थान है। इसके अलावा अन्य प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं देख लेते हैं। राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी ये घग्गर नदी के किनारे है और यह इसकी जो लोकेशन है राखीगढ़ी की, ये हरियाणा में है। ठीक, तो यहाँ पूछा जाता है कि कौन सा स्थल कहाँ पर है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में घग्गर जो कि विलुप्त हो गई है, प्राचीन सरस्वती नदी उसके किनारे है। यह भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ से मिट्टी का रथ प्राप्त हुआ है। कोटदीजी, ये जो स्थान है कोटदीजी, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। बनावली, तो बनावली की लोकेशन देख लेते हैं। बनावली हिसार में है, जो वर्तमान हिसार है वहाँ पर बनावली है। तो ये हिसार या हरियाणा में है। इसकी खोज जो उत्खनन है वो RS बिस्ट के द्वारा किया गया। यहाँ पर हड़प्पा के साथ साथ प्राग हड़प्पा का भी साक्ष्य मिलता है। हल की आकृति प्राप्त हुई है और ये घग्गर नदी के क्षेत्र में बनावली पड़ता था। यहाँ पर अगला महत्वपूर्ण स्थल है लोथल। तो ये जो लोथल है ये अहमदाबाद जो हमारा आज का है गुजरात में, वहाँ पर ये स्थल था, या ये जो खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी से पास में। तो लोथल की खोज RS राव के द्वारा की गई है और महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर हड़प्पा कालीन बंदरगाह या डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। तो इसका मतलब कि उस समय जो बंदरगाह अगर स्थल पूछा जाएगा वो लोथल था। नाव वगैरह चला करती थी जिसके द्वारा व्यापार व्यवसाय करना आसान हो जाता है। इसके अलावा धान और बाजरे का साक्ष्य मिला है। घोड़े की एक मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। हाथी दांत का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक चित्र प्राप्त हुआ है। यह जो चित्र है ये जो हमने कहानी पढ़ी है बचपन में, चालाक लोमड़ी और कौवे वाली, तो ये चित्र उस कहानी की याद दिलाता है। लोथल से मिला है, अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे है। अंतिम महत्वपूर्ण जो फैक्ट है इसके लिए वो ये है कि यहाँ से फारस की एक मुद्रा प्राप्त हुई है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण है धौलावीरा। तो ये जो धौलावीरा है ये कच्छ के रण गुजरात में है और यहाँ से जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो धौला का अर्थ है सफ़ेद और वीरा का अर्थ है कुआं। तो ये कच्छ गुजरात में है। RS बिस्ट ने ही इसका उत्खनन किया है। महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ से शैलकृत जलाशय का जलकुंड का साक्ष्य मिला है। जो अन्य स्थल हैं वो 2 भागों में बटे हैं, लेकिन धौलावीरा यह 3 भागों में बटा हुआ है और यह भारत में हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि जल प्रबंध व्यवस्था, तो पिछली बार का जो IAS का पेपर है 2021 का, उसमें पूछा गया है कि उन्नत जल व्यवस्था कहाँ पर थी, उसका उत्तर धौलावीरा ही है। और इसके अलावा जो हड़प्पा की लिपि है उस लिपि में 10 अक्षरों का एक साइन बोर्ड भी इस धौलावीरा स्थल से प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान में 2 स्थल हमें मुंडीकाक और सुरतगोई याद रखने थे। तो मुंडीकाक अफगानिस्तान में है, ठीक है, सुरतगोई भी ये ऊपर अफगानिस्तान में है। तो सबसे उत्तरी स्थल मुंडीकाक। आलमगीरपुर पढ़ ही चुके हैं, मेरठ में हिंडन नदी के किनारे है और सबसे पूर्वी स्थल है। दधेरी ये पंजाब में है। मांडा ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे है। सुतकोदड़ा, तो ये जो स्थान है सुतकोदड़ा ये कच्छ के रण के पास में ही है और ये कच्छ गुजरात में है। जगपत जोशी ने इसकी खोज की थी। महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके बाद कालीबंगा, तो कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। तो ये कालीबंगा श्री गंगानगर राजस्थान में, वर्तमान में जो हमारा गंगानगर राजस्थान है वहाँ पर है। तो ये क्षेत्र भी घग्गर नदी के किनारे था। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, गंगानगर राजस्थान में है। खोज की थी आमलानंद घोष ने। महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर यह है कि यहाँ से एक खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये खेत जुता हुआ है, जैसे हम खेत जोते हैं नालियाँ बन जाती हैं, तो इस प्रकार का साक्ष्य है। इसके अलावा यहाँ से कच्ची ईंट के मकान और जल निकास प्रणाली नहीं मिली है। तो मकान कच्ची ईंटों के बने हैं, जबकि ये जो शेष हमारी हड़प्पा सभ्यता है यहाँ से पक्की ईंटों के मकान प्राप्त हुए हैं।
तो देखने में ये जो कालीबंगा है ये एक दीनहीन बस्ती के समान लगता है, जबकि जो अन्य स्थल हमने पढ़े थे ये पूरी जो है ये शहरी या नगरीय सभ्यता है, लेकिन कालीबंगा को देखकर ऐसा नहीं लगता। यहाँ से हवन कुंड या अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, तो ये अग्निकुंड 7 हैं और इसके अलावा एक मृण पट्टिका पर 2 सींग वाला देवता भी प्राप्त हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे हमारे कालीबंगा। इसके बाद रोपड़, ये जो रोपड़ है ये रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यहाँ से एक कुत्ते का शवाधान प्राप्त हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं राजनैतिक व्यवस्था की। तो राजनीतिक व्यवस्था की अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि लिपि को स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ा गया है। कुछ लोगों ने लिपि पढ़ने का दावा तो किया है, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है। फिर भी जो इतिहास साक्ष्य मिले हैं खुदाई से, जैसे हड़प्पा में दुर्ग टीला, नगर टीला अलग मिला है, तो इस आधार पर माना गया है कि कुछ यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था रही होगी। दुर्ग वगैरह में विशिष्ट व्यक्ति या जो शक्तिशाली योद्धा वर्ग है वह इन दुर्ग टीलों में रहता होगा, और जो सामान्य जनता है वो सामान्य जनता इन नगर टीलों में रहती है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे गोदाम वगैरह मिले हैं, तो जैसे अन्नागार मिल रहा है हड़प्पा से भी और मोहनजोदड़ो से भी, तो शायद राजस्व वगैरह भी ये लोग लेते हों, या जो सरप्लस अनाज है वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनको एकत्र करने का साक्ष्य मिला है, तो थोड़ा बहुत अनुमान इस राजनीतिक व्यवस्था के विषय में लगाया जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था, तो सामाजिक व्यवस्था जो यहाँ पर ये पूरा टाइम पीरियड है हड़प्पा सभ्यता का, तो ध्यान रखना है समाज कैसा है, मात्र सत्तात्मक समाज है। और कई सारी इसकी पुष्टि कर रही हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, या अन्य इस तरह की क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य रत नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इन्हीं आधारों पर इतिहासकार ये कहते हैं कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक थी। इसके अलावा मनोरंजन के साधन थे समाज में, जैसे पासा खेलना, नृत्य करना, तो ये भी कांसे के नृत्य रत नारी की मूर्ति से मिला है। शिकार, तो शिकार आज की जो शिकार प्रमुख रूप से खेला करते थे, पशुओं की लड़ाई। तो इस प्रकार ये सामाजिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि कई क्या कहते हैं साक्ष्य जो हमें प्राप्त हो रहे हैं इन मोहरों के आधार पर। अगला है धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में भी यहाँ पर यही है कि मात्र देवी की ये लोग उपासना किया करते थे। ये भी इसी आधार पर कहा गया है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, या पशुपति की। तो यहाँ पर हम मोहनजोदड़ो में पशुपति के विषय में पढ़ चुके हैं कि एक मुद्रा पर पशुपति की आकृति मिली है, जिनके 3 मुख 3 सिंह हैं, ध्यान मुद्रा या पद्मासन आसन लगाए हुए हैं, भगवान शिव के आदि रूप हैं। तो इसके अलावा यहाँ का जो धार्मिक जीवन था वो इहलौकिक तथा व्यवहारिक था। साथ ही यहाँ से हमने पढ़ा था कि अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। तो आज भी पूजा वगैरह करते समय अग्निकुंड का विशेष महत्व रहता है। तो धार्मिक जीवन के विषय में भी अनुमान लगाया जा सकता है इन्हीं सब साक्ष्य के आधार पर। इसके अलावा आर्थिक जीवन, तो हड़प्पा की जो लिपि मिली है उसमें 64 मूल चिन्ह हैं, लेकिन इसको अभी पढ़ने का दावा किया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ी गई है। बाट या माप के साक्ष्य मिले हैं, ये है 16 के अनुपात में थे, 16, 32, 64 इस अनुपात में बाट या माप मिले हैं। इसके अलावा भी हमने पढ़ा था कि हाथी दांत का बना हुआ पैमाना लोथल से मिला है, तो ये सभी चीज़ें आर्थिक में आ जाएंगी। तांबा और टिन मिलाकर ये कांसा बनाते थे। तो ये जो तांबा है ये खेतड़ी राजस्थान की खान से या विदेशों से भी आता था। इस क्षेत्र को मेलुहा कहा जाता था। इनका जो व्यापार है वो बहरीन जो वर्तमान में है वहाँ से भी इनका व्यापार था। इसके अलावा हमने पढ़ा कि फारस की मुद्रा लोथल में मिली है, यानी ये जो क्षेत्र हमने पढ़े थे दजला फरात वगैरह वाला, मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी इनका व्यापार था। टिन यह अफ़गानिस्तान से मंगाया करते थे। कांसे की मूर्ति जो मिली है वह मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा इनका व्यापार बहरीन या मेलुहा से भी था। नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। जो मुद्राएं यहाँ से मिली हैं उनमें
वो वर्गाकार भी हैं, आयताकार भी हैं, बेलनाकार भी हैं। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा मुद्राएं किस आकृति की मिली हैं, तो सबसे ज़्यादा मुद्राएं वर्गाकार हैं। इसके अलावा ये जो अन्नागार मिले थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या अन्य स्थानों से, वहाँ से चावल, गेहूँ या जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, जब नवंबर दिसंबर में बाढ़ चली जाती थी तो उस समय गेहूं या जौ इस सिंधु घाटी की नदी के क्षेत्र में बो देते थे और अप्रैल मई में बाढ़ आने से पूर्व इस फसल को काट लिया करते थे। इसके अलावा चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, यह अन्य स्थलों से मिले हुए हैं। तो हड़प्पा के आर्थिक जीवन का भी अनुमान लगाया जा सकता है इन सभी आधार पर। इसके अलावा उस समय जैसे अभी हमने पढ़ा कि मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, या अन्य ईंटें जो थी, ईंटें पक्की जो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है वो सड़कें जो हैं वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, नालियाँ मिली हैं, उन्नत जल व्यवस्था मिला है। तो यह सब इनके आर्थिक जीवन से या आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये 16 का जो मापतोल है, अनुपात है, ये प्रश्न भी लगभग सभी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, हमने पहले भी पढ़ा कि विशिष्ट नगर नियोजन या जल निकासी व्यवस्था के लिए ये प्रसिद्ध थी। केवल एक स्थल यहाँ पर कालीबंगा है जो कि दीनहीन बंदी बस्ती लगता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि मकान पक्के हैं, ईंटों के बने हुए हैं, ईंटें पकाई गई हैं। जैसे मिस्र की सभ्यता में ईंटों को धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता था, यहाँ पर ईंटों को पकाया जाता था। ये ईंटें 1:2:4 के अनुपात में हैं। तो इन सब घटनाओं के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा अंत में आता है हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसमें भी जो इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, वो एक मत नहीं है। उनके द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं प्रशासनिक शिथिलता, क्योंकि हड़प्पा के एक स्थल पर बीच सड़क पर मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बाह्य आक्रमण यानी आर्यों का आक्रमण, तो ये जो मत है ये गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर के द्वारा दिया गया है। इसके बाद अगला मत है इसमें बाढ़। तो ये जो पूरी सभ्यता है ये सिंधु नदी या अन्य नदियों, घग्गर नदी के किनारे थी, तो बाढ़ के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई, ऐसा इतिहासकारों का मत है। भूतात्विक परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन, तो ये सभी मत इतिहासकारों के द्वारा दिए गए हैं और इसमें इतिहासकार एक मत नहीं है। तो यह भी रहस्य का ही विषय है कि ये जो सभ्यता एकदम इतनी उन्नत अवस्था में थी, शहरी अवस्था में थी, इसका अचानक पतन कैसे हुआ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको रिवाइज करने की कोशिश की है और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम 30 मिनट के अंदर इस पूरे वीडियो को समाप्त कर दें। साथ ही जो इसके अलावा जो हम वीडियो हैं, एक हफ्ते में 3 वीडियो बनाते हैं, साथ में इस पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहती है। तो जैसे आज हमने ये वीडियो बनाया है तो कल इस पर टेस्ट सीरीज हमारे मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगी। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।